हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु प्रणव नायक। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए हम लोग जानें कि क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता है, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर से एक बार रिपीट करें, वैसा प्रॉपर्टी जिसको सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या से मतलब है, उसके नेचर से मतलब नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, इससे मतलब नहीं है ना। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज ये नहीं है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे कि आप लोग कभी सिनेमा हॉल गए होंगे, तो सिनेमा हॉल आप जब गए होंगे तो वहाँ अगर आपके पास टिकट होगा तो आपको अंदर जाने दिया होगा। आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आप पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं, आप किस जाति विशेष के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप दिखने में गोरे लगते हैं कि काले हैं, लंबे हैं कि नाटे हैं, है ना। इस सब से उसको कुछ भी मतलब नहीं था, बस उसको टिकट की संख्या से मतलब था। अगर आपके पास टिकट है तो आपको एंट्री मिलेगा, टिकट नहीं है आपको दरवाजे पे ही रोक दिया जाएगा। यानी उसका जो इनकम है सिनेमा हॉल वाला का, वो सिर्फ टिकट कितना बिका उस पर डिपेंड कर रहा है। वो सिर्फ उस चीज को देख रहा है, टिकट कौन ले रहा है इससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह का एक प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है। उसको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि सॉल्यूट पार्टिकल कौन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या सिंपल मॉलिक्यूल्स है या कौन है, इससे उसको कुछ भी मतलब नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख रहे हैं सीपी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। और आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, सॉल्यूट पार्टिकल्स के। क्योंकि आप जानते हैं कि मोल में और नंबर में सीधा संबंध होता है। और अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में संबंध उल्टा होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये कैसे हो गया? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाई मोलर मास या फॉर्मूला मास है। तो अगर मान लिया जाए आपके पास दो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं यहां भी 1 लीटर पानी है, यहां भी 1 लीटर पानी है, और इसमें आप 60 ग्राम मान लेते हैं यूरिया घोले हैं, और इसमें 60 ग्राम ग्लूकोज घोले हैं। ठीक है, तो 60 ग्राम यूरिया घोले मतलब कितना? 60/60 यूरिया का फॉर्मूला मास, तो 1 मोल हो गया। 1 मोल मतलब कितना पार्टिकल यूरिया का? Na।
Na मतलब कितना 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स यूरिया का इसमें घुला हुआ है। जबकि यहाँ कितना हो गया 60 ग्राम ग्लूकोज मतलब 60/180 मतलब कितना 1/3 मोल यानी 1/3 Na मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का घुला हुआ है, यानी Na/3 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का घुला हुआ है। यानी यहाँ Na घुला हुआ है या Na/3 घुला हुआ है, तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम घुला हुआ है, तो यहाँ जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो कम होगा और यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा ज्यादा होगा। कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में, समझेंगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आपका कि जब सॉल्यूट का मात्रा फिक्स है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कम हुआ, जहां सॉल्यूट का मोलर मास ज्यादा है। जैसे ग्लूकोज का मोलर मास ज्यादा है, यूरिया का मोलर मास क्या है कम है, तो मोलर मास ज्यादा मोल कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और सॉल्यूट के मोलर मास में संबंध उल्टा होता है ही नहीं, ये चीज आपका ठीक है। अब बात समझेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो 4 तरह का होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना तरह का होता है 4 तरह का होता है। कौन कौन, तो पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो बारी बारी से हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो चारों को आप याद रखिएगा, कोई एक ऑप्शन में रहेगा। जनरली ऑप्शन में दिया रहता है कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये सब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आइए हम लोग बात करें। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लेकर के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट अगर लिखें रटने के स्टाइल में तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, यही तो है डेल्टा पी बाई पी नॉट। डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये पी नॉट वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का है ना। और इसको अगर तोड़ दें तो ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यही है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। ये रटने वाले लोगों के लिए। अब हम लोगों को समझेंगे, आराम से समझेंगे। सबसे पहले तो आराम दिमाग को रिलैक्स कीजिए, केमिस्ट्री एकदम आसान चीज है ना। तो आइए इसको हम लोग आराम से समझते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए ये जो बात बताए वो रटने वाले लोगों के लिए, रट लिए कहानी समाप्त। समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर हम लोग एक आध फैक्टर में बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को घटा देता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फिर हम लोग बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और तब रिलेटिव लोअरिंग तो फिर हम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें वेपर प्रेशर। ठीक है। इस वेपर प्रेशर को आप इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहिए,
या इस वेपर प्रेशर को आप सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कह सकते हैं। आप वेपर प्रेशर कहिए, आप इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहिए, आप सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहिए, बात बराबर है ना। वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सो पहले समझिए। तो वेपर प्रेशर मतलब क्या, वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगाया गया प्रेशर, लेकिन कब, इक्विलिब्रियम के अवस्था में। इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस in position of equilibrium, that means when rate of evaporation and condensation is same is known as vapor pressure or equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure। इस तरह से हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग और आराम से समझेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं जरा। अब इसको समझते हैं। कोई लिक्विड अगर आप लेते हैं, है ना, मान लीजिए एक बर्तन लिए, ठीक है, और इस बर्तन में हम लोग एक लिक्विड ले लिए, मान लीजिए लिक्विड, ठीक, इसको ले लिए हम लोग और इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे छोड़ दिए, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मान लो ना कि वाटर ही है, ये वाटर ही है, मान लो है। अब आप किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी लिक्विड को रखे हुए हैं तो हो क्या रहा है, सो समझिएगा। अब तालाब है तो छूटा हुआ है बाहर में, मतलब एनवायरमेंट में है ना जी, तो क्या है, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी समझिए कि सराउंडिंग से उसको एनर्जी दिया जा रहा है। ठीक उसी तरीका से ये लिक्विड है। अब लिक्विड में तो कोई एक पार्टिकल होता नहीं है, बस समझिएगा। लिक्विड जो है वो क्या है, अरबों अरबों लिक्विड के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, मतलब मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। जैसे कि मान लिया जाए, अब वाटर लिए, 1 लीटर वाटर लिए या 2 लीटर वाटर लिए, तो इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसके अंदर क्या है, ऐसा अरबों खरबों वाटर का मॉलिक्यूल भरा पड़ा है, और वो सब आपस में किसी फोर्स से जुड़ा हुआ है ना। ये कोई फोर्स है जो इन ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े हुए रखता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कई एक तरह का ये भी होता है। वाटर में ये वाला जो है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज, तो लिक्विड लिए, लिक्विड मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिए, इसमें अरबों खरब वाटर का मॉलिक्यूल। अरब मान लिया जाए, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, जैसे क्या कहे कि आप तालाब जो है वो सराउंडिंग से ले रहा है ना, उस तरह से कोई बर्तन को में आप पानी भर के रख दिए हैं, तो क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। तो ये भी सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। ठीक है, ये चीज आपका है। अब अगर ये गैस होता, कैसा गैस, प्योर गैस, तो जो भी एनर्जी ये लिया है, या मान लीजिए कि जो भी एनर्जी हम लोग जो दिए है सराउंडिंग से, तो वो एनर्जी का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता, वो एनर्जी प्रत्येक मॉलिक्यूल के बीच बराबर बराबर बंटता है ना। लेकिन ये प्योर लिक्विड है, प्योर है लेकिन लिक्विड है, गैस नहीं है। इसलिए यहां जो एनर्जी ले रहा है, तो वो एनर्जी प्रत्येक लोगों के बीच बराबर बराबर नहीं बटेगा, समझे कि नहीं। तो किसी के पास एनर्जी ज्यादा रहेगा और किसी के पास एनर्जी कम रहेगा, यानी एनर्जी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
कि कुछ ज्यादा एनर्जी वाले लोग हैं, कुछ कम एनर्जी वाले लोग हैं, कुछ एकदम कम एनर्जी वाले लोग हैं, कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी वाले लोग हैं, है ना। ये चीज जैसे किसी हम लोग के देश में संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ठीक उसी तरीका से यहां भी लोगों के बीच एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग ग्राफिकली कुछ इस तरीका से दिखा सकते हैं, उसको हम लोग कुछ इस तरीका से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से हम लोग उस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं। समझिए ने, ये चाहिए आपका। इस पर आप ले लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस पर ले लीजिए काइनेटिक एनर्जी। इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है और इधर से जाने में घट रहा है। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिए या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी 0 है और कुछ का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से जाना है बाहर, तो उस मेटल को मिनिमम कुछ एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। सिमिलरली किसी दिए हुए टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल्स वेपर में जाना चाहता है, वेपर के फॉर्म में जाना चाहता है, तो उसको भी कुछ मिनिमम एनर्जी रखना पड़ेगा। या यूं कहें कि लिक्विड को आपको कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, या इसको ऐसे भी कहें कि लिक्विड सराउंडिंग से कुछ मिनिमम एनर्जी उतना लेगा, तभी किसी पार्टिकल्स को अलाउ करेगा कि तुम वेपर में जा सकते हो, है ना। तो वो जिस तरह से किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स है, इतना एनर्जी लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ठीक उसी तरीका से किसी लिक्विड के लिए भी वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फिक्स है कि मिनिमम इतना एनर्जी रहेगा तभी वो लिक्विड वेपर में बदल सकता है, या मिनिमम इतना एनर्जी वाला लिक्विड ही वेपर में बदल सकता है। अब उसको ऐसे हम दिखाते रहे, ये मान लिया जाए हम ऐसे दिखा देते हैं ना, ये ऐसे दिखा दिए, इसको दिखा दिए एप्सिलॉन के, है ना। इससे क्या दिखा है, इतना मिनिमम एनर्जी रहेगा, इतना मिनिमम एनर्जी रहेगा तभी लिक्विड पार्टिकल्स वेपर पार्टिकल्स में बदल सकेगा। इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि इधर यहां से इधर वाला जो पार्टिकल्स है उसके पास एनर्जी इतना से ज्यादा है, और इधर वाला जो है उसके पास इतना से कम है। सही नहीं, यानी क्या, इस ग्राफ में ये जो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, इतना एनर्जी है कि वो वेपर में बदल जाएगा। सही नहीं, वो वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो यही चीज क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या देखे कि अब कुछ और गैसियस पार्टिकल्स का जो एनर्जी है, कुछ और लिक्विड पार्टिकल्स का जो एनर्जी है वो इस रीजन में आ गया है। यानी वो सब लिक्विड पार्टिकल भी जो है वो किसमें बदलेगा, वेपर में बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका है ना। तो और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। समझे नहीं। तो आप किसी लिक्विड को लेकर के किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए तो वो लिक्विड आपका बदलते रहता है, किसमें, वेपर में बदलते रहता है।
वो लिक्विड किसमें बदलता है? वेपर में बदलता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत? ये चीज। अब वेपर में जब बदलता है तो साथ साथ यहाँ एक और काम होता है कि लिक्विड बदला वेपर में। अब इस वेपर को आप गैस के जैसा ट्रीट करो ना, कुछ आइडियल गैस के जैसा मान लो, तो गैस कैसे रैंडम मोशन करते रहता है? गैस रैंडम मोशन करते रहता है ना। ठीक उसी तरीका से ये जो है ये भी आपका रैंडम मोशन करते रहता है। अब जो लोग रैंडम मोशन करेगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी से टकराते रहेगा, तो ये भी रैंडम मोशन करते रहता है। तो कभी बाल से टकराता है, कभी इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है, आसान ही नहीं। अब कभी कभी उसमें से आपको पता चला कि लिक्विड से आके टकराया, और लिक्विड से आके टकराया तो लिक्विड उसको ट्रैप कर दिया, यानी वेपर जो है वो फिर लिक्विड में बदल गया। तो दिक्कत? तो आप किसी लिक्विड को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखे तो दो काम चल रहा है। कौन सा दो काम चल रहा है? एक इवेपोरेशन का काम चल रहा है और एक कंडेंसेशन का काम चल रहा है। एक इवेपोरेशन का काम चल रहा है और एक कंडेंसेशन का काम चल रहा है ना। अब ये दोनों काम चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। चलते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन का रफ्तार और कंडेंसेशन का रफ्तार बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा हम थोड़ा देर में इसको डील करेंगे, क्योंकि एकदम स्ट्रेट अभी सुनिए कि ये चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इवेपोरेशन का रफ्तार और कंडेंसेशन का रफ्तार बराबर हो जाएगा। यानी अब गुल्लक से 100 रुपया निकाले और गुल्लक में 100 रुपया रख दिए, यानी क्या? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अवस्था में पहुंच गया। ठीक है? और जब ये इक्विलिब्रियम के अवस्था में पहुंच गया तब इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहते हैं, या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है? तो ये चीज आपका। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हम लोग इसमें लगाते हैं मैनोमीटर। क्या लगाते हैं? मैनोमीटर लगाते हैं। इसको मेजर करने के लिए इसमें वो लगाते हैं मैनोमीटर। कैसा मैनोमीटर? तो ओपन इंड मैनोमीटर। ओपन इंड मैनोमीटर। इसमें क्या हो रहा है? दो लोगों के बीच पावर का प्रदर्शन हो रहा है। यहां ऊपर से प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लगा रहा है प्रेशर, सराउंडिंग लगा रहा है प्रेशर। ठीक है? और इधर से प्रेशर कौन लगा रहा है? तो ये जो वेपर है वो बाहर निकलना चाह रहा है, तो ये प्रेशर लगा रहा है। अभी इन दोनों के बीच पीस रहा है कौन? मरकरी। इन दोनों के बीच पीस रहा है कौन? मरकरी। ये मरकरी है और ये जो अरेंजमेंट है ये ओपन इंड मैनोमीटर है। अब ये बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी को अंदर धकेल रहा है और इधर से ये जो है बाहर भागना चाह रहा है, मरकरी को बाहर धकेल रहा है। अब ये प्रेशर और ये प्रेशर अगर दोनों बराबर, मान लो ये 1 एटमॉस्फेयर और ये 1 एटमॉस्फेयर, तो मरकरी का जो हाइट है इन दोनों में वो बराबर रहेगा। सही नहीं? और अगर ये प्रेशर आपका ज्यादा, ये प्रेशर अगर 1 एटीएम से ज्यादा, तो क्या करेगा? ये इधर से 1 एटीएम लग रहा है, इधर 1 एटीएम से ज्यादा लग रहा है, तो ये हाइट इसका आपका बढ़ जाएगा। पहले दोनों बराबर था, बराबर कब रहेगा? जब ये और ये दोनों अगर बराबर हो, अगर हो जो कि हो सकता है, तो ये दोनों का हाइट बराबर रहेगा। जितना लेंथ मरकरी का यहाँ रहेगा उतना ही लेंथ मरकरी का यहाँ रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये प्रेशर ये 1 एटीएम से अगर ज्यादा होगा, ये इसको कंप्रेस करेगा और ये हाइट बढ़ जाएगा। अतः
इसके द्वारा कितना प्रेशर लगा है आप मेजर कर सकते हैं, है मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा के प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, यहां रो क्या है, डेंसिटी है मरकरी का, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H क्या है, ये हाइट हो जाएगा, है नहीं, ये हाइट आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीका से मैनोमीटर के मदद से हम लोग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मेजर कर पाते। क्लियर है, ये चीज आपका। इसको नट सेल में हम बोले कि जब भी किसी लिक्विड को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो दो काम होगा, लिक्विड वेपर में बदलेगा, वेपर लिक्विड में बदलेगा, और ये दोनों काम होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड वेपर में बदलेगा उतना ही वेपर भी लिक्विड में बदलेगा। उस समय वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर। ओके, तो ये था वेपर प्रेशर। अगला बात हम लोग अभी कहते कि हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों किसी लिक्विड को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है, सही नहीं। तो इवेपोरेशन के लिए तो आपको समझे, इवेपोरेशन के लिए तो आपको पता है, कोई लिक्विड आप लीजिए और उसको किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखे हुए हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है, करोड़ करोड़ अरबों अरब पार्टिकल्स, उसका एनर्जी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, इस तरह से बटा हुआ है उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इतना जिसके पास एनर्जी रहेगा वही वेपर में जा सकता है, ये आपका शर्त लगाया हुआ है। तो किसी दिए हुए टेम्परेचर पे कितना लिक्विड पार्टिकल्स आपका वेपर में जाएगा वो फिक्स है। पता चला कि अभी 10,000 लिक्विड पार्टिकल्स का वेपर में चला गया तो फिर 10,000 पार्टिकल्स जो है, अगला 10,000 पार्टिकल्स वेपर में जाने के लिए तैयार है। फिर वो जब चला गया तो फिर कोई पार्टिकल सरफेस पे आ जाएगा तो फिर वो 10,000 पार्टिकल्स वेपर में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही 10,000 जाएगा फिर अगला सरफेस आ जाएगा ऊपर, फिर उसका 10,000 पार्टिकल जाने के लिए तैयार होगा, है नहीं। यानी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रेट से आपका लिक्विड जो है वो वेपर में बदलते रहेगा, है ना। यानी इवेपोरेशन का जो रेट है वो समय के साथ नहीं बदलता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा बात, कंडेंसेशन का जो रेट है वो समझिए। तो कंडेंस हो कौन रहा था, कंडेंसेशन में क्या हो रहा था कि वेपर लिक्विड में बदल रहा था। और वेपर को आपको क्या कहे थे कि वेपर को आप मान लो कि वो आइडियल की गैस के साथ बिहेव कर रहा है ना। तो जो कंडेंसेशन है ना, उसको कौन सा चीज इफेक्ट करेगा, तो आइए समझते हैं। तो हम मान रहे हैं वेपर को आइडियल गैस के साथ, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, PV इक्वल टू nRT। तब P इक्वल टू ये N/V R इंटू T, इसको इधर लेते आए तो P/RT बराबर N/V और नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, इसको कहा दिए डेंसिटी, है ना। या नंबर ऑफ मोल मैंने मास कहिए तो मास बाई वॉल्यूम, इसको कहा दिए डेंसिटी। तो क्या देख रहे हैं, ये P/R/T बराबर हो गया D। ठीक है, ये चीज आपका है, D डेंसिटी हो गया गैस का। और अब किसी गैस को माने वेपर को आप किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखे हुए हैं तो उसका जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी वेपर का अगर बदल जाएगा
तो उसका प्रेशर बदल जाएगा, या अगर प्रेशर बदल जाएगा तो डेंसिटी बदल जाएगा, और डेंसिटी बदल जाएगा मतलब क्या, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स बदल जाएगा। ठीक है, डेंसिटी बदलेगा तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका है। तो अब समझिए कि मान लिया जाए इसको लिख देते हैं, अभी हम इसको यहां पे लिख दे रहे हैं P बाई आर टी बराबर N बाई डी, इसको डी भी चाहे तो लिख सकते हैं। अब क्या है, कोई बर्तन है, कोई बर्तन, और ये बर्तन कैसा है आपका, बंद है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन आपका मूवेबल है, ये मूव कर सकता है ना? आप चाहे तो ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको नीचे कर सकते हैं। और अब इसमें आप एक लिक्विड रखे हुए हैं, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या देखें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का रेट तो फिक्स है, तो क्या होगा, शुरुआती दौर में टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मतलब जब आप ये लिक्विड लिए होंगे उस समय क्या होगा, तो इवेपोरेशन तो हो रहा होगा, सही नहीं, टाइम t इक्वल टू 0 पे इवेपोरेशन तो हो रहा होगा, लेकिन टाइम t इक्वल टू 0 पर ही, कोई फाइनाइट टाइम नहीं, क्या होगा, कंडेंसेशन वो नहीं हो रहा होगा। क्योंकि कंडेंसेशन क्या है आपका, कंडेंसेशन किस बात पर डिपेंड कर रहा है, यूनिट वॉल्यूम में इकाई वॉल्यूम में कितना गैसियस पार्टिकल्स है, कितना वेपर पार्टिकल्स है। क्योंकि इकाई वॉल्यूम में जितना ज्यादा गैसियस पार्टिकल्स है, जितना ज्यादा वेपर पार्टिकल्स रहेगा, उतना ही ज्यादा वेपर पार्टिकल्स लिक्विड से टकरा सकता है और फिर से लिक्विड में बदल जा सकता है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इवेपोरेशन तो हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है तो इवेपोरेशन तो वही कांस्टेंट रेट से होते चल जा रहा है। तो इवेपोरेशन जब कांस्टेंट रेट से होता चल जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनता चल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जब वेपर बनता चल जाएगा तो क्या होगा, वेपर पार्टिकल्स यहाँ बढ़ता चल जाएगा, वेपर पार्टिकल्स यहाँ बढ़ता चला जाएगा, सही नहीं। तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स किसी दिए हुए वॉल्यूम में बढ़ता चल जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, अब ज्यादा वेपर पार्टिकल के साथ टकराएगा, तब रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता चल जाएगा। यानी इवेपोरेशन, किसी लिक्विड को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप रखे हैं तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन कांस्टेंट रेट से हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसे समय बीत रहा है कंडेंसेशन का रेट बढ़ता चल जा रहा है ना। पहले कंडेंसेशन 0 रेट था उसका, लेकिन अब कंडेंसेशन का रेट बढ़ता चल जा रहा है। तो एक समय आएगा जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सही नहीं। और वहां पर जो प्रेशर हम लोग मेजर कर सकेंगे या मेजर करेंगे वही होगा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, है ना, या वेपर प्रेशर। इस चीज को हम लोग ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस पर हम लोग ले लिए हैं रेट और इस पर हम लोग ले लिए हैं टाइम। तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट है, समय बीत रहा है लेकिन इवेपोरेशन नहीं बदल रहा। इस टाइम पे भी इवेपोरेशन उतना ही है, इस टाइम पे भी उतना ही है, इस टाइम पे भी उतना ही है, इस टाइम पे भी उतना ही है। इवेपोरेशन फिक्स है, लेकिन क्या, समय के साथ कंडेंसेशन का रेट बढ़ता चल जा रहा है, और एक समय आया कि जब आपका कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों का रेट बराबर हो गया। अब तब यहां पर आप प्रेशर मेजर कीजिए मैनोमीटर की मदद से,
वही आपका कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा कि कोई लिक्विड को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेते हैं तो इवेपोरेशन का रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन कंडेंसेशन का रेट बदलता है। कंडेंसेशन का रेट प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, या कंडेंसेशन का रेट नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपका। अब इससे जुड़ा हुआ अगला आप ध्यान रखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, है ना। इसको ऐसे लिखें कि वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। ये चीज होता है, यानी क्या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, किसी और चीज के बदलने से इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। अरे अब इसका यूज करते हुए कुछ बात करें। मान लिया जाए ये कंटेनर था, है ना। यहां मान लेते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, और अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, तो दिक्कत। और अब जो है कोई सज्जन व्यक्ति आए और क्या किए, इसको कंप्रेस कर दिए, तो कंप्रेस कर दिए मतलब क्या, इस स्थिति में आ गया। लिक्विड इतना था, अब ये मान लो कंप्रेस कर दिया, ये तो लिक्विड था है, अब ये कंप्रेस कर दिए। तो अब क्या होगा, वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो आपको बताया कि वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर दोनों बराबर ही रहेगा। लेकिन कुछ अंतर आएगा, तो आएगा अंतर, लेकिन अंतर वेपर प्रेशर में नहीं आएगा, किसी और चीज में आएगा। तो क्या होगा देखिए जरा। तो आप अभी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था और आप अचानक से प्रेशर बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर आप बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ा दिए मतलब क्या आप किए, वॉल्यूम घटा दिए, और वॉल्यूम जब घटा दिए तो ये जो कंसंट्रेशन है N/V ये घटा दिए, तो कंसंट्रेशन लगा के डेंसिटी कहें कि ये वॉल्यूम घटा दिए, तो डेंसिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिए, है ना। यानी क्या, अब यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा वेपर पार्टिकल रहना शुरू कर दिया, तो दिक्कत। तो ज्यादा वेपर पार्टिकल जब रहना शुरू कर दिया तो ज्यादा पार्टिकल आपका लिक्विड के साथ जाकर टकराएगा, तो अब क्या होगा, ज्यादा वेपर आपका लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा, और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक कि फिर से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। यानी जब प्रेशर आप अभी यहां क्या हो रहा था कि जितना लिक्विड वेपर में बदल रहा था वो तो ना ही वेपर लिक्विड में बदल रहा था, लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ा दिए, इसकी तुलना में प्रेशर ज्यादा कर दिए, तो अब क्या होगा, ज्यादा वेपर लिक्विड में बदलेगा, और इवेपोरेशन तो अभी उसी रफ्तार से होते रहा है। तो अब ज्यादा वेपर लिक्विड में बदलेगा तो लिक्विड का मात्रा बढ़ जाएगा पहले की तुलना में, अब वेपर का मात्रा पहले की तुलना में घट जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। ठीक इसका उल्टा, क्या आप मान लिया जाए कि ऐसा कर देते कि पहले इतना था प्रेशर और अब जो है आप प्रेशर बढ़ा दिए, आप प्रेशर जो है वो बढ़ा दिए, आप प्रेशर बढ़ा दिए, तो फिर उसी तरह से आप प्रेशर बढ़ा दिए, सॉरी प्रेशर आप घटा दिए, आप प्रेशर घटा दिए, तो आप प्रेशर घटा दिए मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिए, ये बढ़ गया मतलब क्या, डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। पहले वेपर ज्यादा डेंस था, अब वेपर कम डेंस है, तो कम डेंस है तो यूनिट वॉल्यूम में
कम वेपर पार्टिकल लिक्विड के सरफेस में कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इकाई समय में कम वेपर लिक्विड में बदलेगा, यानी वेपर का लिक्विड में बदलने का जो रफ्तार है वो घट जाएगा। और इवेपोरेशन तो उसी रेट से हो रहा है, तो कंडेंसेशन का रेट घट गया। इस कंडीशन में कंडेंसेशन का रेट घट गया, इवेपोरेशन उसी रफ्तार से हो रहा है। तो जो कंडेंसेशन का रेट घट गया तो क्या होगा समय के साथ कि वेपर प्रेशर बढ़ते चल जाएगा, है ना। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा कि यहाँ जो वेपर का जो फेज होगा वो इसके तुलना में ज्यादा होगा और लिक्विड फेज जो है वो इसके तुलना में क्या होगा, कम होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर अभी भी उतना ही रहेगा जितना कि यहाँ था, और वो इस वजह से इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर फंक्शन है टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये चीज था, तो ये हम लोग समझे वेपर प्रेशर। अब इस चीज को हम लोग कंक्लूड कर दें। वेपर प्रेशर क्या है, तो वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगाया गया प्रेशर, लेकिन कब, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो तब मेजर करते हैं हम लोग ओपन इंड मैनोमीटर से, है ना। तो इतना बात हम लोग किए। अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे अभी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे कि आप वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो आप माने 1 लीटर वाटर लिए, तो 1 लीटर वाटर में अरबों खरब वाटर मॉलिक्यूल्स है, और सब वाटर मॉलिक्यूल किसी न किसी फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसी फोर्स को लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई एक तरह का होता है, सही नहीं। जैसे हम लोग के समाज में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है, तो रिश्ता, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई फुआ है, कोई माँ है, कोई पिताजी है, कोई भाई है, कोई बहन है। तो ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से हम लोग मान लो एटम मान लो या मॉलिक्यूल्स मान लो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कुछ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है, कुछ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कमजोर होता है ना। जैसे माता पिता के साथ जो रिश्ता है वो काफी स्ट्रांग है ही नहीं। लेकिन अब मान लीजिए सड़क पे कोई चलता हुआ आदमी, उसके साथ जो रिश्ता है वो वीक है, काफी वीक है। तो ठीक उसी तरीका से मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी कई एक तरह का होता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है, लंडन फोर्स होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल उससे कमजोर है, लंडन फोर्स सबसे कमजोर है। अब ये सब क्या है वो आप किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, है ही नहीं। अभी हम लोग मुख्य चैप्टर की बात करेंगे, सारा टॉपिक यहीं पर छेड़ देंगे, है ही नहीं। ये गब्बर सिंह डाकू क्यों बना है, गब्बर सिंह पहले कहाँ पढ़ता था, ठीक है, डाकू बनने के पीछे उसका क्या कारण था, है, क्यों पूछता था कि होली कब है। तो सारा टॉपिक अगर यहीं पर छेड़ दिया जाएगा तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए जो टॉपिक जहाँ पढ़ना है, जिस चैप्टर में पढ़ना है वहाँ डिटेल से पढ़ाया जाएगा, और बाकी चैप्टर में अगर वो कहीं पे आएगा तो हल्का फुल्का उस पर चर्चा किया जा सकता है, बहुत डिटेल में चर्चा करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझिए। तो इससे जुड़ा हुआ वीडियो आप कहीं और देख सकते हैं, ये चीज आपका है। तो किसी भी लिक्विड में बहुत सारा पार्टिकल्स होता है और बहुत सारा पार्टिकल्स आपस में जुड़ा होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। और अब क्या, लिक्विड है ना, तो अरब है, खरबों इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। अरब मान लिया जाए कोई पार्टिकल जो है वो वेपर में जाना चाह रहा है, तो क्या होगा,
ये नीचे वाला जो रिश्ता, नीचे वाला लिक्विड पार्टिकल के साथ ये ऊपर वाला लिक्विड पार्टिकल को ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा ना जी, तभी ना पेपर में जा सकता है। अरे अब ये रिश्ता अगर बहुत ताकतवर रहेगा तो तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। और अगर ये अगर कमजोर रहे, ठीक है, तो तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, अगर रिश्ता कमजोर है यानी IMFA कमजोर है तो कम ही एनर्जी में टूट जाएगा और पेपर में बदल जाएगा। और अगर ये रिश्ता अगर ऐसा मजबूत बना रहे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तब ना ये टूटेगा, और तब ज्यादा एनर्जी में ना पेपर में बदलेगा, बस समझ नहीं। तो क्या है आपका, जब रिश्ता मजबूत है तो वेपर प्रेशर होगा कम, और जब रिश्ता कमजोर है तो वेपर प्रेशर होगा क्या, ज्यादा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर और IMFA में संबंध जो होता है वो होता है उल्टा, ज्यादा IMFA तो वेपर प्रेशर कम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला जो बात है वेपर प्रेशर को लेकर के वो है अगला फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है। अगला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है ये हम लोग समझेंगे। तो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर की, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, वैसा पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी वाला, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल की संख्या बढ़ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल का संख्या बढ़ गया। तो क्या बताए थे, ये बैरियर है कि इतना भैया इतना काइनेटिक एनर्जी रहेगा तभी तुमको वेपर में जाने देंगे। तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा पार्टिकल्स का संख्या जो है सो क्या हो गया आपका, इतना से और बढ़ जाता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सीधा सीधा समझिए, तो लिक्विड पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है नहीं। तो अब इतना काइनेटिक एनर्जी रखने वाला लिक्विड पार्टिकल की संख्या बढ़ गया, इसलिए वेपोराइजेशन तेजी से होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन तेजी से होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये बढ़ेगा। अगला जो फैक्टर है वो है एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर किसी प्योर लिक्विड में यानी कि सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। इसके अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग वही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो आप ये सुन लीजिए कि जब भी किसी प्योर लिक्विड में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कीजिएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, है ना। ये चाहिए आपका, जैसे मान लिया जाए कि आप ये लीजिए, ठीक है, और वही लिए हैं और इसमें लिए प्योर लिक्विड, और इसी प्योर लिक्विड में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो इसका वेपर प्रेशर मेजर कीजिए मैनोमीटर लगा के, ओपन इन मैनोमीटर लगाइएगा तो इसका वेपर प्रेशर आएगा। इसका वेपर प्रेशर कुछ वैल्यू होगा ना जी, 200 mmHg, 400 mmHg, 500 mmHg, 1000 mmHg। तो इसके सॉल्वेंट के प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग दिखा देते हैं P0 से, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। अब इसी में जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए थे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माने वैसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता हो, जो उड़ता नहीं हो, जैसे पानी वेपराइज हो जा रहा है ना, पेट्रोल वेपराइज हो जा रहा है ना, तो उसी तरह से जो उड़ता नहीं हो
है ना, वैसा सॉलिड जैसे चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, वैसा सॉलिड इसमें हम लोग डाल दिए हैं। तो इसका भी कुछ वेपर बना होगा, इसका भी कुछ वेपर बना होगा, और मैनोमीटर लगा करके इसका भी वेपर प्रेशर मेजर किए होंगे, इसका भी कुछ आया होगा, 150, 350 कुछ भी आया होगा, है ना। उस प्रेशर को हम लोग दिखा देते हैं पीएस से। पीएस से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड। तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग क्या पाते हैं कि जो पीएस है वो लेस है पी नॉट से, है। यूं कहें कि जो पी नॉट है वो ज्यादा होता है पीएस, ठीक है, ये चीज। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्योर लिक्विड के तुलना में घट जाता है। क्यों घट जाता है ऐसा समझिए, क्यों घट जाता है ऐसा समझिए, समझिए जरा। जैसे मान लिया जाए ये तुम एक कमरा ले लो, ठीक है, और उसमें पूरा कमरा को उजला बॉल से भर दो, उजला बॉल से भर दो। अब कल्पना करो, उसको लेयर के रूप में अब कल्पना करो, हैं, तो क्या होगा, प्रत्येक लेयर में तुमको उजला ही बॉल मिलेगा ना जी, हाँ या ना, ऑब्वियस है, हाँ। लेकिन अब क्या करो, उसको खाली करो, पहले वो कमरा को खाली करो, किया खाली, हाँ ठीक है। और अब क्या करो, उसी कमरा को उजला बॉल और काला बॉल इस दोनों के मिक्सचर से भरो, ठीक है। और फिर जो है उस कमरा को कल्पना में लेयर में बांट के देखो, तो क्या होगा, इस बार प्रत्येक लेयर में सिर्फ उजला बॉल मिलेगा नहीं ना, उजला बॉल भी मिलेगा और कुछ कुछ काला बॉल भी मिलेगा, कुछ कुछ काला बॉल भी मिलेगा, ठीक है। तो अब मान लिया जाए कि लिक्विड के पार्टिकल्स को मान ले उजला बॉल मान लेते हैं, और लिक्विड यहाँ सॉल्वेंट के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को काला बॉल मान लेते हैं। तो अगर ये जो लिक्विड है इसको अगर तुम लेयर में बांट के देखो, स्लाइस में बांट के देखो, कैसे स्लाइस्ड ब्रेड रहता है, तो क्या है, यहाँ प्रत्येक लेयर में तो सिर्फ लिक्विड का ना पार्टिकल्स है, यहाँ प्रत्येक लेयर में सिर्फ लिक्विड का पार्टिकल्स है, और लिक्विड का पार्टिकल्स क्या है, आसानी से वेपर में बदल जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ लेयर में बांट के देखेंगे तो प्रत्येक लेयर में सिर्फ लिक्विड का पार्टिकल्स नहीं ना है, लिक्विड का पार्टिकल्स भी है और प्लस कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पार्टिकल्स है। और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ कहां गया है, पहले वहां पर कौन रहता था, पहले वहां पर रहता था लिक्विड, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से अब उस लिक्विड के जगह पे, कई एक जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहना शुरू कर दिया। तो यहां पे मान लिया जाए प्रत्येक लेयर में अगर 100 पॉइंट है तो 100 पॉइंट में सिर्फ लिक्विड है, 100 पॉइंट पे सिर्फ लिक्विड है, 100 लिक्विड मॉलिक्यूल्स है एक लेयर में। और यहाँ पे अगर 100 पॉइंट है तो 100 में मान लो कि 80 पॉइंट पे लिक्विड है और 20 पॉइंट पे कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, हैं? तो यानी यहां क्या होगा, एक बार में 100 लिक्विड पार्टिकल वेपर में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे 80 ही बदलेगा। तो यहाँ पे एक बार में ज्यादा ना वेपर बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कम वेपर बन रहा है ही नहीं। तो इस वजह से यहां जो है वेपर प्रेशर घट जाएगा, और यहां जो वेपर प्रेशर होगा वो इसकी तुलना में ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये चीज आता है, तो ये तो ऐसे समझे हम लोग। अब इसी बात को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के मदद से भी समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की मदद से समझें कि आखिर कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के तुलना में कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया अपने आप तभी होता है जब डेल्टा जी निगेटिव होता है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये डेल्टा जी निगेटिव का मतलब कि कोई प्रक्रिया अपने आप होगा,
तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी कोई प्रक्रिया होता है। तो यहां क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर में बदल रहा है, अपने आप बदल रहा है, स्वतः बदल रहा है, स्पॉन्टेनियस बदल रहा है। ठीक है, तो यहां निश्चित रूप से डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज अब समझिए जरा। हम लोग एक तरफ ले लिए सॉल्वेंट यानी प्योर लिक्विड, और एक तरफ ले लिए सॉल्यूशन यानी क्या, प्योर लिक्विड और उसमें घुला हुआ है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये होता है। अब यहां वेपोराइजेशन का काम हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहां डेल्टा जी वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस टी इंटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन। ठीक है, आप कोई मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग बस डेल्टा जी निकालने जा रहे हैं। अब समझिएगा जरा, सॉल्वेंट तो दोनों जगह सेम ही ना है, सॉल्वेंट तो दोनों जगह सेम है, मान लीजिए दोनों जगह वाटर है, तो दोनों जगह अगर सॉल्वेंट सेम है तो यहां का लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है और यहां का लिक्विड वेपर में बदल रहा है, तो यहां जितना मजबूत बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा होगा उतना ही मजबूत बॉन्ड तो यहां भी ना तोड़ना पड़ रहा होगा, क्योंकि दोनों जगह बॉन्ड का ताकत क्या है, सेम है। दोनों जगह इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ताकत क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों जगह का सॉल्वेंट क्या है आपका, सेम है। ठीक है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यहां का और यहां का दोनों जगह क्या है आपका, सेम है ना। तो ये चीज आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है, इन दोनों के लिए सेम हो गया। इंट्रोपी चेंज देखिए, इंट्रोपी चेंज, तो इंट्रोपी चेंज के लिए हम बात करें, इंट्रोपी चेंज के लिए हम बात करें तो ये हम लोग ले लिए इंट्रोपी, ये इंट्रोपी हम ले लिए वेपर का, ये इंट्रोपी वेपर का ले लिए हैं, ये इंट्रोपी, ये जो इंट्रोपी है हम लोग ले लिए हैं प्योर सॉल्वेंट का, ये इंट्रोपी लिए हैं प्योर सॉल्वेंट का, और ये जो इंट्रोपी लिए हैं हम लोग किसका लिए हैं, तो सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन में है, समझेंगे। तो ये चीज आता है। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्वेंट का एंट्रोपी बढ़ जाता है। इसी वजह से इस वाले सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन में यूज हुआ है उसका एंट्रोपी हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, इधर से जाने पर एंट्रोपी बढ़ रहा है, सही नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां एंट्रोपी चेंज इतना ज्यादा है, यहां एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी इतना ज्यादा है, और यहां एंट्रोपी चेंज जो है, यहां जो एंट्रोपी चेंज है वो कम है, सही नहीं। इधर से इधर जाने पे एंट्रोपी बढ़ रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट जब वेपर में बदल रहा है तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा हो रहा है, और वही सॉल्यूशन वाला सॉल्वेंट जब वेपर में बदल रहा है तो एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है ना। तो अब चलते हैं डेल्टा जी के पास। डेल्टा जी के पास इधर वो लिख दिए सॉल्वेंट और इधर लिख दिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, यहां वही चीज लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। और अभी क्या देखे थे हम लोग कि डेल्टा एच तो दोनों के लिए सेम था, और जो चीज सेम है उससे फैसला नहीं होता है ना। तो ये चीज तो सेम है, इससे फैसला नहीं होगा। तो अब डेल्टा जी
डेल्टा जी कहां ज्यादा निगेटिव होगा? किसी दिए हुए टेम्परेचर पे डेल्टा जी कहां ज्यादा निगेटिव होगा? है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तो सेम ही टेम्परेचर पे आप बनाए हुए हैं, तो टेम्परेचर भी क्या है? सेम ही है। सेम चीज से फैसला नहीं होता है। तो अब ये ज्यादा नेगेटिव कहां होगा? जहां ये चीज बड़ा होगा, एंट्रोपी चेंज बड़ा होगा। और एंट्रोपी चेंज कहां ज्यादा हो रहा है? तो जब प्योर सॉल्वेंट आपका वेपर में बदल रहा है, प्योर सॉल्वेंट जब वेपर में बदल रहा है तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा हो रहा है। यानी ये प्योर सॉल्वेंट जब वेपर में बदल रहा है तो यहाँ एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, ये डेल्टा एस ज्यादा है, इसको डेल्टा एस डैश दिखा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ एंट्रोपी चेंज ज्यादा, ये बड़ा, चूंकि ये बड़ा तो डेल्टा जी यहाँ ज्यादा निगेटिव, और चूंकि ये छोटा डेल्टा जी यहाँ कम निगेटिव। डेल्टा जी यहाँ चूंकि ज्यादा निगेटिव, यानी इस प्रोसेस का होने का चांस ज्यादा है ना। ये इस प्रोसेस का होने का संभावना, इस प्रोसेस मतलब किसका? प्योर लिक्विड का सॉल्वेंट में बदलने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। किसके तुलना में? तो वो लिक्विड जब सॉल्वेंट के रूप में सॉल्यूशन में काम कर रहा है उसके तुलना में। कोई दिक्कत? तो ये थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम लोग समझ पाए कि क्यों वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाता है, कब? जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तब। कोई दिक्कत? तो ये चीज आता है। जब कोई दिक्कत अगर हो तो आप लिख के कमेंट में बताएं, आपका कोई सुझाव हो तो भी आप बताएं, आप इंटरेक्ट करें। ऐसा नहीं कि पढ़े और फिर छोड़ दिए, ये निरस्ता आ जाता है ही नहीं, फिर हम लोग मेहनत क्यों करें? आप लोग की तरफ कुछ पॉजिटिव कोई चीज अगर मिलेगा नहीं तो हम लोग क्यों मेहनत करें, है ना। तो अगर कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख के आप बताएं, है ना। ये चीज होता है। अब क्या देखें हम लोग? क्या देखें कि जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं किसी प्योर लिक्विड में तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। किसके तुलना में? प्योर लिक्विड की तुलना में। तो अब ये जो है, ये तो वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का है और ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पी नॉट माइनस पी एस। तब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग समझ गए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी बाई पी नॉट, और डेल्टा पी को लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। ठीक है। और जैसे कि मान लिया जाए आपसे कहता है कि आपके पास बेंजीन है और उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 640 mmHg किसी टेम्परेचर पे, यानी क्या? आपको पी नॉट दिया हुआ है 640 mmHg, 640 mmHg, और कहा कि हम लोग बेंजीन का एक सॉल्यूशन बनाए, उस बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर किए 600 mmHg, यानी पीएस मेजर किया 600 mmHg। तो कहता है क्या? RLVP निकालो। तो RLVP बराबर क्या हो गया? RLVP बराबर 640 माइनस 600 और बटा 640, है ना। तो 40 बटा 640, तो ये सी ए कैंसिल, 1 बटा 16 हो गया। ये हो गया RLVP, है नहीं। अब इसको लेकर के एक नियम दिया गया। इनके द्वारा नियम दिया गया, तो रॉल्ट साहब के द्वारा दिया गया। तो क्या नियम दिया गया ये हम लोग समझते हैं, है नहीं। तो ये एक नियम दिया गया, रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। यानी क्या? RLVP जो है
वो बराबर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब RLVP को आप कैसे लिख रहे हैं, डेल्टा P बाई पी नॉट बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और इसको क्या लिख रहे हैं, पी नॉट माइनस PS बाई पी नॉट बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, ये चीज आपका है। इसको और भी आप तोड़ मोड़ कर सकते हैं, पी नॉट माइनस PS बाई पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो कैसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस PS बाई पी नॉट बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ही नहीं। ये चीज आपका है। अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलिटी के बीच में रिलेशन पढ़े थे, आप जाके देखें पिछले वीडियो में। एक बात और जो पहले भी कह चुके हैं, आगे का वीडियो आपको तभी फायदा करेगा जब आप पीछे का वीडियो रिवाइज कर चुके हैं। पीछे का वीडियो अगर आप रिवाइज नहीं किए हैं तरीके से, तो आगे का वीडियो आपको फायदा करने नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर ध्यान रखें आप, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे हम लोग, कि M बाई M प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज आपका तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बराबर, सॉल्वेंट अगर वाटर हो, इसके जगह पे आप 18 रख देंगे, तो 1000/18 रखिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 55.5 हो जाएगा, है ना। और अगर बेंजीन हो तो 1000/78 रखेंगे, तो 1000/78 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12.8 हो जाएगा, नहीं नहीं। ये चीज आपका है। तो आज के लिए बस इतना ही चर्चा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले क्लास में हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।